आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताऊंगा जिसे उस वक्त जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि लोगों ने लगभग 1 साल तक तंदूर का खाना नहीं खाया था और तंदूरी खाना लगभग बंद हो गया था। आज की कहानी भी इसी तंदूर से जुड़े तंदूर हत्याकांड की है। दो जुलाई 1995 की रात लगभग 11:30 बजे दिल्ली में जनपथ रोड के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है। तभी अनारो देवी नाम की एक औरत चिल्लाती है कि आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर वहां गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। अब्दुल नजीर कुंजू अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार रोक देता। तो वो मैनेजर से पूछते हैं कि तुम क्या जला रहे हो? तो वो कहता कि हम कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं और कांस्टेबल को समझा बुझाकर बाहर भेज देते हैं। लेकिन उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो पीछे से दीवार फांदकर अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर उनकी मुलाकात उस मैनेजर से हो जाती है जो कि उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। मैनेजर की घबराहट देखकर उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन कांस्टेबल अब्दुल नजीर जबरदस्ती उस तंदूर के पास जाता है और देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के उसकी कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी और मतलूब करीम से होती है। ये दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे और अपने कॉलेज के दिनों से काफी अच्छे दोस्त थे। तो जब सुशील शर्मा नैना साहनी से मिलता है तो वो उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में एक फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। लेकिन सुशील शर्मा ने इस रिश्ते को समाज से छुपाए रखा। लेकिन नैना साहनी कभी अपने रिश्ते को छिपाकर नहीं रखना चाहती थी। इसी के चलते दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। कई बार सुशील ने नैना के साथ मारपीट भी की। इन्हीं सब चीजों के बारे में वो अपने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को नैना साहनी का मतलूब करीम से बात करना पसंद नहीं आता। वो नैना को हमेशा मतलूब करीम से बात करने के लिए मना करता था, लेकिन नैना साहनी नहीं मानी और इसी के चलते सुशील और नैना में और झगड़े होने लगे। नैना झगड़ों से परेशान होकर वो मतलूब करीम की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम को लगभग 7:30 बजे सुशील शर्मा अपने फ्लैट पर पहुंचा। तब नैना साहनी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही थी। जब सुशील शर्मा ने पूछा तो नैना बिना कुछ बोले चली गई। इस बात पर सुशील शर्मा को गुस्सा आता है और वो लास्ट डायल नंबर फोन लगाता है तो वो फोन मतलूब करीम उठता है। मतलूब करीम की आवाज सुनते ही सुशील शर्मा फोन काट देता है। इस बात पर सुशील शर्मा और नैना के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और सुशील शर्मा गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता और एक के बाद एक 3 गोलियां नैना साहनी पर चला देता है, जिसमें से एक गोली नैना की गर्दन पर, दूसरी सर पर और एक गोली मिस हो जाती है और नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुशील शर्मा का गुस्सा शांत होता है तो वो बहुत घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद वो लाश को एक बड़ी सी पॉलिथीन में डालता है और घर का सारा खून साफ करता है। ये सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वो बॉडी को अपनी व्हाइट कलर की मारुति 800 की डिक्की में रख देता है और वो सीधा ITO ब्रिज पर पहुंच जाता है। दरअसल उसका मकसद ये था कि रात के वक्त वो चुपचाप नैना की लाश को उस ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। पर उस दिन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक था और उसे मौका नहीं मिला। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को मोड़ के करीब 10 बजे वो सीधा बगिया रेस्टोरेंट, जो कि उसी का रेस्टोरेंट था, वह पहुंच जाता है और सीधा अपने मैनेजर केशव के पास जाता है। सुशील शर्मा केशव को कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद कर दो। सुशील के कहे जाने पर केशव तुरंत रेस्टोरेंट बंद कर दिया और सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। अब उस रेस्टोरेंट में बस 2 ही लोग थे, सुशील शर्मा और उसके रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव। फिर सुशील ने केशव को बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव घबरा जाता है, पर सुशील शर्मा उसका पुराना साथी था तो वो उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। सुशील शर्मा ने केशव से लाश को जलते हुए तंदूर में डाल देने को कहा ताकि कोई सुराग न बच सके।
उसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को गाड़ी से निकालते हैं और बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। सुशील शर्मा चाहता था कि लाश जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जल जाए, इसीलिए वो तंदूर में लकड़ियां और पुराने पोस्टर और बैनर उस तंदूर में डाल देता है। आग को और तेज करने के लिए सुशील शर्मा उसमें पास ही में रखे मक्खन को डाल देता है, जिससे लाश और तेज जलने लगती है, क्योंकि आग इतनी ऊपर उठ रही थी कि रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिख रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे और इसी आग को अनारो देवी ने देखा और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर ने तंदूर में एक लाश को जलता देखा। लाश को देखते ही वो चौंक जाता है और भाग के पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं और पुलिस को आता देख सुशील शर्मा डर गया और वहां से फरार हो गया। अब तंदूर की आग को बुझाया जाता है और अंदर से आधी जली हुई इंसानी लाश निकलती है और लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था। पुलिस तुरंत केशव को गिरफ्तार कर लेती है। फिर बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन केशव पुलिस को इधर उधर घुमाता रहता है और सुशील शर्मा के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। जब उस तंदूर को अच्छी तरह खंगाला गया तो उसमें एक पायल मिली, मगर लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी और मैनेजर केशव भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी लाश की पहचान करना था। उधर सुशील शर्मा अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल जाता है और फिर जयपुर से मुंबई और वहां से मद्रास पहुंच जाता है। इधर जब यह खबर अखबार में छपी तो मतलूब करीम को कुछ शक हुआ तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां लाश से बरामद एक अंगूठी को देखकर बताता है कि ये लाश नैना साहनी की है और शक जताया कि इसका मर्डर इसके पति सुशील शर्मा ने किया होगा, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पुलिस के पास मरने वाले का और मारने वाले का नाम था। जब पुलिस ने सुशील शर्मा को ढूंढा तो पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। 2 दिन बाद यह खबर पूरे देश में हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया और वो विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा के उस फ्लैट में पहुंचती है जहां वो नैना साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खून के निशान और खाली बुलेट्स के शैल मिलते हैं। लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बॉडी पर गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलने से पहले ही नैना साहनी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। पुलिस ये पक्का करना चाहती थी कि ये लाश नैना साहनी की ही है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर लाश की पहचान करी थी। इसके बाद लाश का और नैना साहनी के घर वालों का डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो गया कि ये लाश नैना साहनी की ही थी। अब पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर केशव टूट गया और उसे जितना कुछ मालूम था पुलिस को बता दिया। अब दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगी। उधर सुशील शर्मा ने मद्रास में अपने बाल मुंडवाकर अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। फिर वो बैंगलोर चला जाता है, मगर किसी तरह यह खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है और इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बैंगलोर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो अपना गुनाह कबूल लेता है और पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस का भी दिल दहल जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और लोअर कोर्ट में यह मामला 1992 से 2003 तक चला और 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को इस हत्या को छुपाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बाद में सुशील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी की ही सजा सुनाई। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 2007 से 2013 तक ये मामला वहां चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ वो अचानक गुस्से में हुआ और उसके फेवर सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस मर्डर से पहले उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके 2 साल बाद 2015 में सुशील शर्मा ने पैरोल के लिए अपील कर दी। उसने कहा कि वो 1995 से अब तक वो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है, इसलिए उसे पैरोल दिया जाए।
इसके बाद उसे पैरोल भी मिल जाती है। फिर 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण और 23 साल से ज्यादा की कैद के बाद सुशील शर्मा को हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है। तो ये भी तंदूर कांड के शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।